प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरे अध्यापन का विषय है पुरुषों के टेस्टिस में होने वाली शुक्रजनन की प्रक्रिया और स्त्रियों के ओवरी में होने वाली अंडजनन की प्रक्रिया। यानी शुक्रजनन की प्रक्रिया को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और अंडजनन की प्रक्रिया को oogenesis कहा जाता है। तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि दोनों प्रक्रियाओं को हम एक साथ अध्ययन करें, क्योंकि प्रक्रियाएं सेम एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इसलिए हमने दोनों का एक साथ डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। इसके माध्यम से आपको एक साथ दोनों प्रक्रियाओं को समझने में काफी सहायता मिलेगी। ठीक है, तो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्रजनन की प्रक्रिया। जहां तक शुक्रजनन की प्रक्रिया का संबंध है, शुक्रजनन कहां होता है? टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं प्राइमोर्डियल जर्म सेल में विभाजन के द्वारा क्या होता है? अंत में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये विभाजन कैसे होता है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। ये विभाजन तीन प्रावस्थाओं में होता है। पहली प्रावस्था होती है मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन प्रावस्था, दूसरी प्रावस्था होती है ग्रोथ फेज यानी वृद्धि प्रावस्था, और तीसरी प्रावस्था होती है मैच्योरेशन फेज अर्थात परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, अब हम देखते हैं ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल है जो कहां स्थित है? ये है इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्थित है। इनमें क्या होता है? लगातार विभाजन होता है। लगातार विभाजन द्वारा हजारों लाखों की संख्या में क्या बनाती हैं? स्पर्मेटोगोनिया बनाती है, यानी डिवाइड और रीडिवाइड होती रहती है। और इस तरह से डिप्लॉइड नंबर, क्योंकि स्वयं डिप्लॉइड होती है और डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली क्या बनाती है? स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। बड़ी संख्या है, हजारों लाखों की संख्या में। ठीक है, इन्हीं में से कुछ स्पर्म सेल्स जो होती है, स्पर्मेटोगोनिया होती है, साइज में बड़ी हो जाती है। ठीक है, और ये प्रावस्था क्या कहलाती है? ये पहले वाली प्रावस्था मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाती है, जहां है गुणन करती है। दूसरी प्रावस्था जब साइज में बढ़ जाती है, इनको क्या कहता है? ग्रोथ फेज। इस प्रावस्था को क्या कहता है? ग्रोथ फेज। जैसे यहाँ एक स्पर्मेटोगोनिया साइज में बढ़ गई। ठीक है, और इसको अब एक क्या कहलाती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती है। वह स्पर्मेटोगोनिया जो साइज में अन्य स्पर्मेटोगोनिया से काफी बड़ी हो जाती है, क्या कहलाती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती है। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और आप जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में होता है। तो मियोटिक डिवीजन फर्स्ट यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के दौरान ही गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, जबकि द्वितीय के दौरान गुणसूत्रों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि वो सिंपल माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? मियोटिक डिवीजन फर्स्ट होता है, और इसके कारण इसकी दो कोशिकाएं बनती है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। यहाँ 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थी, तो जो इससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रही है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बन रही है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी आधी हो जाती है। यह नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है? इनमें से प्रत्येक जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इनका मियोटिक डिवीजन सेकेंड होता है, यानी जो कि समसूत्री प्रकार का होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है, जो क्या होता है? समसूत्री प्रकार का होता है। इसमें कोशिकाएं तो बनती है, लेकिन उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती, पहले ही जितनी रहती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ? मियोटिक डिवीजन सेकंड हुआ, तो प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो कोशिकाएं बन जाती है, इससे दो और इससे भी दो बन जाती है। इस तरह से कुल कितनी बन जाती है? 4 कोशिकाएं बनती, जिनको स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड्स एक प्रक्रिया होती है जिसको स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। इसके द्वारा इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, शुक्राणु में बदल जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक प्राइमरी साइट से अंततः कितने शुक्राणु बनते हैं? 4 शुक्राणु बनते हैं। और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनते हैं? एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 शुक्राणु बनते हैं ना, यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रही है ना, 2 बन रही है, और एक से 2 बन रहे हैं, इससे 2 बन रहे हैं, और इससे भी 2 बन रहे हैं ना। तो अगर प्राइमरी से पूछा जाए प्रश्न कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे, तो 4। लेकिन एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से पूछा जाए
तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 ही स्पर्मेटिक बनते हैं, जो किसमें बदलेंगे, शुक्राणु में। इस तरह से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पूछे जाए तो 4 शुक्राणु बनेंगे और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पूछे जाए तो 2 शुक्राणु। प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 शुक्राणु बनेंगे। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या 100 है, इससे कितने स्पर्म बनेंगे, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 100 बराबर 400 स्पर्म बनेंगे, सीधी बात। इसी तरह से अगर सेकेंडरी पूछा जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या मान लीजिए 100 है, इससे कितने स्पर्म बनेंगे, तो 100 × 200 कर दोगे, 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 200 स्पर्म होंगे कुल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं कंप्लीशन आदि में, या वैसे यहाँ बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 प्रावस्फॉर्म में था मल्टीप्लिकेशन फेज, जब प्राइमर्डियल जर्म सेल विभाजित होकर के बड़ी संख्या में स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। फिर जब इनमें से जो स्पर्मेटोगोनिया है साइज में बढ़ जाती हैं, इसे ग्रोथ फेज कहा जाता है। और इस स्पर्मेटोगोनिया जो साइज में बढ़ी है इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियोसिस होता है, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट होता है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो डिप्लॉयड थी अब क्या हो जाती है, हैप्लॉयड। क्रोमोसोम वाली 2 कोशिकाएं बनती है जिनको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। और इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, फिर मियोटिक डिवीजन सेकंड होता है, जो कि माइटोटिक टाइप का होता है, समसूत्री प्रकार का होता है, और प्रत्येक से 2-2 कोशिकाएं बनती है जिनको स्पर्मेटिड कहा जाता है। तो 2 सेकेंडरी से, एक सेकेंडरी से 2 और दूसरी सेकेंडरी से भी 2, तो कुल कितनी हुई, 4। और इस तरह से चारों किस्में स्पर्म में एक प्रक्रिया है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसके द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पर्म में बदल जाती है। तो इस तरह से एक प्राइमरी ओसाइट से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कुल 4 स्पर्म बनते हैं। ठीक है, और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कुल 2 स्पर्म बनते हैं ना, क्योंकि एक प्राइमरी से 2 सेकेंडरी बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो 1 से 2 और इससे भी 2, तो टोटल 4 हो जाता है। लेकिन अगर कहा जाए कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने ना सेकेंडरी बनेंगे, तो 2 बनेंगे। ठीक है, और प्रत्येक सेकेंडरी से 2 स्पर्म बनते हैं ना। तो कैसे भी पूछा जाए, अगर प्राइमरी पूछ रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, सेकेंडरी पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब इधर चलते हैं oogenesis यानी अंड जनन की प्रक्रिया। अंड जनन की प्रक्रिया भी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे शुक्र जनन की यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया हो रही थी। ठीक है, यहां भी वैसे ही 3 प्रावस्थाएं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। ठीक है, यानी गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अंडाशयों की जो क्या है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, उनमें क्या होता है, विभाजन होता है, विभाजित होकर के बड़ी संख्या में oogonia बनाती है। जैसे इधर स्पर्मेटोगोनिया बन रहे थे, वैसे इधर क्या बनते हैं, oogonia बनते हैं। ठीक है, अब इन oogonia में से कोई एक oogonia साइज में बड़ी हो जाती है। ठीक है, और बड़ी होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, प्राइमरी oocyte में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, प्राइमरी oocyte में बदल जाती है। इसमें मियोटिक डिवीजन फर्स्ट होता है, जैसे वहां होता था, मियोटिक डिवीजन है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है। और इस तरह से एक प्राइमरी oocyte से 2 सेकेंडरी, 2 सेल्स बनती है, जिसमें एक सेकेंडरी oocyte होती है और एक पोलर बॉडी होती है। ठीक है, एक प्राइमरी oocyte से कितनी सेकेंडरी oocyte बन रही है, 2 बन रही है, और बाकी कोशिका किसमें बदल रही है, पोलर बॉडी में बदल रही है। ठीक है, यानी 2 कोशिकाएं बनी, एक बड़ी वाली कोशिका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और एक अपेक्षाकृत छोटी कोशिका बनती है जिसको क्या कहते हैं, पोलर बॉडी। और सेकेंडरी oocyte फिर से 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है, एक बड़ी कोशिका बनाती है जिसको ऊटिड या ओवम कहा जाता है, मैच्योर होता है, पूरी तरह से तैयार होता है, और दूसरी कोशिका किसमें बदल जाती है, पोलर बॉडी। ठीक है, तो इस तरह से अंत में क्या होता है, जो एक बड़ी कोशिका प्राप्त होती है, मैच्योर अंडाणु होता है, उसे ऊटिड या ओवम कहा जाता है। और बाकी क्या प्राप्त होती है, 3 पोलर बॉडीज बनती हैं। 2 पोलर बॉडी तो वो पहले वाली पोलर बॉडीज के विभाजन से बनी थी, और एक इस सेकेंडरी oocyte के विभाजन से बनती है। तो इस तरह से अंडाणु कोशिका के रिलीज होने तक कुल 3 पोलर बॉडीज बन जाती है। ठीक है, तो इसमें भी वही हमने बताया ना, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते थे, यहाँ एक प्राइमरी oocyte से एक ही सेकेंडरी oocyte बनेगी और अंत में एक ही ओवम बनेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक प्राइमरी oocyte से कितने सेकेंडरी oocyte या ओवम बनेंगे, तो आपका उत्तर होना चाहिए जितना संख्या है उसकी उतना ही बनेगी, यानी अगर 1 है तो 1 ओवम बनेगा। ठीक है, अगर कहा जाए कि प्राइमरी oocyte की संख्या 100 है
तो कितने ओवम बनेंगे? तो 100 ओवम ही बनेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन आदि में, या बोर्ड परीक्षा में भी 1 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे पूछे जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस लेक्चर से और इस डायग्राम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस को लेकर के। ठीक है, तो मैं समझता हूं इतना आपका जो मैटर है पर्याप्त है, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, और एक आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप अच्छी तैयारी कर लें। और बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूं। बाकी अपना मेरा अगला लेक्चर किसी दूसरे टॉपिक पे होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।